ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 5 से। चैप्टर नंबर 5 है हमारा मेंटल, बिहेवियरल एंड न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स। कोई भी साइकेट्रिक कंडीशंस होंगी, उसका जो हमारा कोड जाएगा वो F01 से लेके F99 की सीरीज का कोड जाएगा। तो कोई भी साइकेट्रिक कंडीशन, साइकेट्रिक मतलब कि जो भी मूड से रिलेटेड कंडीशंस हैं, बिहेवियरल से रिलेटेड कंडीशंस हैं, कॉग्निटिव कंडीशंस हैं, वो सारी हमारी जिसके कोड होंगे एफ सीरीज से होंगे। एफ सीरीज में सबसे पहले हमारी कैटेगरी है पेन डिसऑर्डर रिलेटेड टू दी साइकोलॉजिकल फैक्टर। कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब ज्यादा स्ट्रेस होता है या फिर जब काफी हैवी डे रहता है तो उसमें पेन होता है, सर पे पेन होगा, तो बॉडी में वीकनेस होगी। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता कि बॉडी में कुछ कमी है, उसमें वो साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से पेशेंट को बॉडी में पेन होता है या फिर हेडेक होता है स्ट्रेस की वजह से। तो जब भी ऐसा होता है कि किसी पेशेंट को साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से कंडीशंस होती हैं, ये साइकोलॉजिकल कंडीशन है, उसकी वजह से कोई फिजिकल सिम्टम आता है, तब उसमें हम जो कोड लेते हैं वो F45.41 लेते हैं। तो F45.4 जो सीरीज है, दैट इज पेन डिसऑर्डर रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। जब पेशेंट को पेन होगा स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल फैक्टर, तब हम F45.41 लेंगे। दैट मीन सिर्फ साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से पेन है और ये पेन रिजॉल्व हो जाएगा वंस द साइकोलॉजिकल कंडीशन हैज बीन रिजॉल्व। यही रीजन है कि हम F45.41 के साथ पेन को कोड नहीं करते। F45.41 के साथ कभी भी पेन कोड नहीं होगा। देन आता है F45.42 पेन विद रिलेटेड साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो इसमें पेन भी है और उसके साथ कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है। पेन डिसऑर्डर है मतलब, सो अगर किसी को पेन डिसऑर्डर है विच इज नॉट ड्यू टू दी साइकोलॉजिकल फैक्टर, तब आप पेन और साइकोलॉजिकल कंडीशन दोनों को साथ में कोड कर सकते हैं। दोबारा रिपीट करें, अगर किसी को पेन है विद रिलेटेड साइकोलॉजिकल फैक्टर, तो उस केस में हम पेन और साइकोलॉजिकल फैक्टर दोनों कोड कर सकते हैं। बट अगर पेन है स्पेसिफिक ड्यू टू द साइकोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें हम पेन को कुछ ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में हमें सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल फैक्टर ही कोड करना है। F45.41 ही कोड करना है, पेन इसके साथ कोड नहीं करेंगे। पेन किसके साथ करेंगे? F45.42 के साथ आप पेन को कोड करोगे, 45.41 के साथ पेन कोड नहीं होगा। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ओके, चलिए यहाँ पे मैं करूँ, आप क्वेश्चन करना। So let's say question is chest pain due to the let's say chest pain due to the persistent hematopoiesis. Persistent somatoform pain disorder. Chest pain
determined to be persistent somatoform pain disorder. And we'll do another question also. Patient having a chronic pain which leads to the और चीटिंग मत करना, बुक के इंडेक्स से कोड ढूंढना, ओके। साइकोलॉजिकल पेन करना है दोनों क्वेश्चन। देखो आप लोगों ने क्या किया, फर्स्ट वाले का तो आप लोगों ने F4541 लिया, दैट इज वेरी करेक्ट। उसका F45.41 ही जाना है, क्योंकि पेशेंट को जो पेन है वो सोमैटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर का, तो F45.41। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, जब पेन साइकोलॉजिकल पेन को लीड करता है तो उस केस में हम दोनों कोट करेंगे, पेन को भी और साइकोलॉजिकल फैक्टर को भी, क्योंकि दोनों कंडीशंस हैं पेशेंट को। तो हम क्या करेंगे, हम पेन, क्योंकि आया पेशेंट पेन के लिए है, तो G89.29 एज वेल एज F45.42 दोनों जाएगा, क्योंकि यहाँ क्लियरली लिखा है कि द पेन डिसऑर्डर इज रिलेटेड, कि साइकोलॉजिकल फैक्टर जिससे रिलेटेड है, तो हम दोनों कोट करेंगे। हम एडिशनल कोट क्रॉनिक पेन या फिर एक्यूट पेन, जो भी टाइप का पेन है उसको भी सेपरेटली कोट करेंगे। क्लियर? आकाश आपको क्लियर है? चलो गुड। एक बार इसका ए वाली गाइडलाइन रीड करना फटाफट से। पढ़ लिया? आगे बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटल, आकाश आगे बढ़ रही हूँ मैं, पढ़ लिया ना, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है जी। नेक्स्ट है मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर ड्यू टू द साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज। साइकोएक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिससे साइकोलॉजिकल कंडीशंस बढ़ती हैं, कंडीशन इन द सेंस जैसे कि अल्कोहल। अल्कोहल है पेशेंट, अल्कोहल से अगर पेशेंट ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है अल्कोहल, तो उससे पेशेंट का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो आप लोगों को पता है क्या होता है। कोई भी ऐसी नशे वाली चीज़ें जिससे पेशेंट को नशा होता है उसको हम बोलते हैं साइकोएक्टिव सब्सटेंस। कोई भी ऐसी कंडीशन, कोई भी ऐसी ड्रग्स, नॉट प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स, जिससे पेशेंट को नशा होता है, उसे हम साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस बोलते हैं। सो साइकोएक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं, अल्कोहल हो गया, तंबाकू हो गया, कैनबिस हो गया, ऑपोइड्स हो गए, ये सब हमारे साइकोएक्टिव सब्सटेंस है। सो फर्स्ट आते हैं इंड्रमेशन। जो भी साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज के कोड हैं
उसमें आपको एक इन रेमिशन वाला कोड भी मिलेगा। इन रेमिशन का कोड हम तब लगाते हैं जब भी कोई साइकोएक्टिव सब्सटेंस पेशेंट छोड़ने की कोशिश कर रहा है और पेशेंट को कोई भी विड्रॉल सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। विड्रॉल सिम्टम्स मीन्स अब पेशेंट जो है वो क्विट कर रहा है, उसको कोई भी विड्रॉल सिम्टम यानी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं इन रेमिशन। इन रेमिशन के जो कोड्स हैं हम तभी लगाते हैं जब पेशेंट की कंडीशन डॉक्टर ने लिखा है कि वो इन रेमिशन में है। अगर पेशेंट की कंडीशन को आपके डॉक्टर ने कंडीशन में लिख के भेजा है, आपके डॉक्यूमेंट में लिख के भेजा है कि इट इज इन रेमिशन, तभी आप इन रेमिशन लगाओगे, अदरवाइज इन रेमिशन कोड नहीं होगा। दोबारा रिपीट करूंगी, क्लियर है? इन रेमिशन के कोड हम तब हाँ, इन रेमिशन वाले कोड, साइको एक्टिव सब्सटेंस के इन रेमिशन वाले कोड हम तभी करते हैं जब आपका डॉक्टर क्लियरली लिख के देगा कि पेशेंट की जो कंडीशन है वो इन रेमिशन है। आपको अपनी साइड से डिसाइड नहीं करना, अगर डॉक्टर ने आपको लिख के दिया है तभी इन रेमिशन करना है, अदरवाइज इन रेमिशन नहीं लेना। क्लियर? एक बार इसे रीड करो बी के फर्स्ट को और मुझे बताओ क्वेश्चन की जरूरत है। क्या आपने पढ़ा?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, आकाश रीड कर लिया? यस। इसका कोड हम तब लगाएंगे जब आपके डॉक्यूमेंट में कंडीशन में लिखा होगा कि पेशेंट जो भी टबैको यूज कर रहा है या फिर से कुछ भी साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज कर रहा है, दैट वाज अंडर द रिमिशन नाउ, वो इन रिमिशन है, तब हम इसका कोड लगाएंगे। सीक्वेंसिंग एक ही कोड है ना, इन रिमिशन, इसकी कोई सीक्वेंसिंग की गाइडलाइन नहीं है, तो सीक्वेंसिंग हम वेरी कर सकते हैं, बट जाएगा एक ही कोड हमारा इन रिमिशन वाला। ठीक है जी, नेक्स्ट का ये पढ़ लिया। आकाश कोई भी क्वेश्चन? ओके, आगे बढ़ रही हूँ। दीक्षा आप कुछ पूछ रहे थे? क्या? मुझे नहीं समझ में आ रहा, किसी और को समझ में आ रहा है? मे बी आवाज लैग कर रही है आपकी, या मेरी साइड से इशू है? अच्छा, कट कट के आ रही है। दीक्षा क्वेश्चन है, बढ़ जाऊँ आगे? या रिया जो भी बोल रहे थे, या पेपर ना टेक्स्ट कर दो जो भी क्वेश्चन है। ठीक है, डन। नेक्स्ट में आते हैं, साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज, अब्यूज एंड डिपेंडेंस। साइकोएक्टिव सब्सटेंस जो होता है, तो आपको पता है क्या है, अल्कोहल, अबॉइड्स, कैनबिस, ये सारे हमारे साइकोएक्टिव सब्सटेंस है। यूज, अब्यूज एंड डिपेंडेंस। यूज का मतलब होता है कि जो साइकोएक्टिव सब्सटेंस है उसको पेशेंट सिर्फ यूज कर रहा है, अल्कोहल कभी कभी यूज करे, दैट इज साइकोएक्टिव सब्सटेंस। अब्यूज का मतलब होता है कि पेशेंट ने किसी दिन ज्यादा क्वांटिटी में ले ली, दैट इज अब्यूज। एंड डिपेंडेंस का मतलब होता है कि पेशेंट इज completely dependent on the psychoactive substance, completely dependent on the psychoactive substance, और उसको वो चाहिए ही चाहिए टू परफॉर्म द डेली एक्टिविटीज। जो हमारी हायरार्की है, यहाँ पे एक इन्होंने हमें हायरार्की बना के दी है, जिसमें सबसे बॉटम पे यूज है, देन अब्यूज है, एंड देन वी हैव डिपेंडेंस। यूज वाला कोड, अगर आप किसी ड्रग का कोड कर रहे हो और उसका डॉक्टर ने मेंशन करा है कि भाई उसी ड्रग का पेशेंट अब्यूज भी कर रहा है, तो आप सिर्फ अब्यूज ही कोड करोगे, यूज कोड नहीं करोगे। एंड डिपेंडेंस, डिपेंडेंस अगर लिखा है तो आप सिर्फ डिपेंडेंस ही कोड करोगे, यूज और अब्यूज कोड नहीं करोगे। फिर से, एक ही ड्रग का, एक ही ड्रग है
उसका यूज और अब्यूज दोनों मेंशन है, तो ज्यादा वाला ऊपर वाला कौन सा है, सिर्फ अब्यूज कोट करेंगे। उसी ड्रग का अब्यूज और डिपेंडेंस मेंशन है, तो ऊपर वाला कौन सा डिपेंडेंस, तो सिर्फ डिपेंडेंस कोट करेंगे जिसमें टॉक्सिसिटी लेवल ज्यादा होता है, तो उसमें हम हाईएस्ट वाला कोट करते हैं। ठीक है, अब बोलना क्या क्वेश्चन था आपका। एग्जैक्ट, सिर्फ डिपेंडेंस कोट करेंगे, अब्यूज नहीं करेंगे। जो हाईएस्ट वाला है वो ही कोड होगा, नीचे वाले कोड नहीं होंगे। ठीक है, आकाश समझ आई ये चीज। कोई पेशेंट है, वो यूज अब्यूज और डिपेंडेंस कर रहा है सेम ड्रग का, तो हम सिर्फ डिपेंडेंस ही कोड करेंगे, हाईएस्ट वाला यूज एंड अब्यूज कोड नहीं करेंगे। देखो, यूज का मतलब सिंपल यूज करना, अब्यूज का मतलब होता है कि उसको जरूरत से ज्यादा यूज करना, जैसे सपोज किसी शादी में गया और जरूरत से ज्यादा यूज कर लिया, दैट इज अब्यूज। डिपेंड होना कि पेशेंट उस पर कंप्लीटली डिपेंडेंट है। ठीक है, सो यूज का मतलब होता है कि सिंपल यूज, अब्यूज गलत यूज, एंड डिपेंडेंस मीन्स कि कंप्लीटली डिपेंडेंट है उस पे। ठीक है, और हम जब ये तीनों होता है तो सिर्फ हाईएस्ट वाला ही कोड करते हैं। क्लियर। इसका ना एक क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पहले एक बार सेकंड वाला रीड करो जब तक मैं एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ आप लोगों को। तो क्वेश्चन आप दोनों ने कर लिए। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमने F1110 उसमें लिया जिसमें यूज और अब्यूज दोनों था, तो हमने अब्यूज वाला कोड किया। जब यूज और अब्यूज दोनों होगा तो हम क्या करेंगे, सिर्फ अब्यूज कोड करेंगे। फर्स्ट वाले में डिपेंडेंस एंड अब्यूज था तो हमें सिर्फ डिपेंडेंस कोड करना था, तो अब्यूज और डिपेंडेंस दोनों होगा तो हमें सिर्फ डिपेंडेंस कोड करना, तो ये आप लोगों ने किया। जब यूज डिपेंडेंस दोनों होगा तब भी डिपेंडेंस, यानी हायरार्की में जो ज्यादा होगा आप उसे ही कोड करोगे। याद रखना, जो यूज का कोड होता है, यूज वाले कोड हम सिर्फ तभी, साइकोएक्टिव यूज के कोड हम सिर्फ तभी कोड करते हैं जब किसी साइकोएक्टिव सब्सटेंस की वजह से पेशेंट को कोई मेडिकल या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है। तो अगर साइकोएक्टिव सब्सटेंस की वजह से मेडिकल या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तभी आप साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज को कोड करोगे। अगर उसकी वजह से कोई भी मेडिकल या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है तब आप साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज को कोड नहीं करोगे। तो यूज, सिर्फ यूज करना इज नॉट द प्रॉब्लम अनटिल अनलेस उसकी वजह से पेशेंट को कोई मेडिकल या बिहेवियरल डिसऑर्डर नहीं होता। अगर उसकी वजह से कोई मेडिकल या बिहेवियरल डिसऑर्डर है तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ कंडीशन, बिहेवियर, मेडिकल और बिहेवियरल डिसऑर्डर प्लस साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज करेंगे। अगर नहीं है तो आप साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज को कोड नहीं करोगे। एक बार इसको रीड करना प्लीज, जल्दी जल्दी। हाँ, यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है कि जो हमारे अनस्पेसिफाइड डायग्नोसिस है फॉर द यूज साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज, जिसमें उसको कोई कंडीशन नहीं हो रही है, हम सिर्फ तभी असाइन करेंगे जब प्रोवाइडर हमें बोलेगा कि ये डेफिनेशन ऑफ रिपोर्टेबल गाइडलाइन कंडीशन या डायग्नोसिस, या फिर हम इनको सब सिर्फ तभी यूज करेंगे जब इनकी वजह से, साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज की वजह से या सब्सटेंस की वजह से पेशेंट को कोई डिसऑर्डर होता है। डिसऑर्डर किसी भी टाइप का हो सकता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन, स्लीप डिसऑर्डर, डिसऑर्डर और एनी मेडिकल कंडीशन, लेकिन मेंशन होना चाहिए ये साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज की वजह से। अगर मेंशन है तभी हम साइकोएक्टिव यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर पेशेंट को मेडिकल कंडीशन एंड साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज दोनों के साथ करें
पहले या बिहेवियरल कंडीशन जो कंडीशन है तो कोड करोगे, उसके बाद साइकोलॉजिस्ट यूज या डिपेंडेंस का तो जब कोई मेडिकल कंडीशन होती है ड्यू टू द सब्सटेंस डिपेंडेंस, पहला मेडिकल कंडीशन का कोड जाएगा, उसके बाद आपका जो भी ड्रग यूज कर रहा है उसे भी कोड आएगा टू रिटर्न वेदर ही इज यूजिंग, अब्यूजिंग और पेशेंट इज डिपेंडेंट ऑन दैट ड्रग। एक बार फोटो रीड करो। पढ़ लिया? हाँ जी, यहाँ पे एक सिंपल सी गाइडलाइन है कि अगर किसी पेशेंट को मेडिकल कंडीशन होती है, सिंपल समझते हैं, लेट्स से पेशेंट को पैनक्रियाइटिस हो गया ड्यू टू पेशेंट इज यूजिंग द अल्कोहल फ्रॉम द लॉन्ग टर्म, या अल्कोहल की वजह से उसे पैनक्रियाइटिस हो गया। तो इस केस में बुक हमें कह रही है कि जब भी मेडिकल कंडीशन होती है या कोई भी कंडीशन होती है ड्यू टू दी साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज, अब्यूज एंड डिपेंडेंस, तो उसमें हमें दो कोड की जरूरत होती है। पहली, जो भी मेडिकल कंडीशन है, अगर आपके पास कॉम्बिनेशन कोड है तो कॉम्बिनेशन कोड ले लो, जो भी मेडिकल कंडीशन है आप पहले उसे कोड करोगे, उसके बाद आपको एफ सीरीज से ड्रग वाला कोड भी लगाना पड़ता है टू रिप्रेजेंट कि पेशेंट को साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज, जो कंडीशन है वो साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज की वजह से हुई है, अब्यूज की वजह से हुई है या डिपेंडेंस की वजह से हुई है। क्लियर? बाइक्रो आगे बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसका क्वेश्चन करना है ये फोर्थ वाली गाइडलाइन का, या वी आर गुड? ठीक है जी। ब्लड अल्कोहल लेवल, ब्लड अल्कोहल लेवल के लिए अगर ब्लड में अल्कोहल मिलता है तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक कोड है Y90। ये सिर्फ इतना दिखाता है कि अल्कोहल का इन्वॉल्वमेंट है ब्लड में, सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है, लेवल नहीं दिखाता, सिर्फ इतना दिखाता है कि ब्लड में अल्कोहल का प्रेजेंस है। तो अगर कोई F10 की कंडीशंस हैं और आप F10 का कोड लगा रहे हो कि पेशेंट अल्कोहल यूज कर रहा है, तब आप एविडेंस ऑफ अल्कोहल वाला यूज कर सकते हो। अब एविडेंस ऑफ अल्कोहल के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट आपको लेवल बताए कि कितना अल्कोहल पिया है उसने, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ ये वाला जो है हमारा 590 वो कोड सफिशिएंट है।
रीडिंग टर्न। कोई क्वेश्चन इसमें? नेक्स्ट आते हैं फैक्टिशियस डिसऑर्डर। फैक्टिशियस डिसऑर्डर होता है जब पेशेंट अपने बारे में या किसी और के बारे में गलत फैक्ट्स बनाता है रिलेटेड टू देयर हेल्थ, तब हम उसे बोलते हैं फैक्टिशियस डिसऑर्डर। फैक्टिशियस डिसऑर्डर दो टाइप के होते हैं। जब पेशेंट खुद के बारे में फैक्ट्स बना रहा है, तब उसको बोलेंगे फैक्टिशियस डिसऑर्डर इम्पोज्ड ऑन सेल्फ। जब पेशेंट सामने वाले के बारे में गलत फैक्ट बनाता है, यानी किसी और के बारे में गलत फैक्ट बनाता है, तो उसे बोलते हैं फैक्टिशियस डिसऑर्डर बाय प्रॉक्सी। सो लेट्स से पेशेंट है जैमी। जैमी हमारी एक पेशेंट है, उसको ऑफिस से लीव चाहिए, तो वो अपनी हेल्थ के बारे में गलत फैक्ट्स बना रही है कंटिन्यूसली बेसिस पे। अब उसकी ऐसी स्टेज आ चुकी है कि वो विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी मोटिव अपनी हेल्थ के बारे में गलत फैक्ट्स बना रही है। तो इस केस में हम जैमी के बारे के लिए क्या कोट करेंगे? F68.1, क्योंकि जैमी गलत फैक्ट्स बना रही है। जब अपने बारे में होता है इम्पोज्ड ऑन सेल्फ, जब अपने बारे में गलत फैक्ट्स बनाते हैं, तब हम उसमें कोट करते हैं F68.1। तो ये हमारा फर्स्ट सिचुएशन होता है। सेकेंड सिचुएशन, जब जैमी के पास एक डिपेंडेंट है, लेट्स से ठीक है, जैमी के पास मैरी डिपेंडेंट है। अब जैमी डजंट लाइक मैरी, पेशेंट जो जैमी, वो मैरी को बार बार हॉस्पिटल लेके जाती है और उसके बारे में गलत फैक्ट्स बनाती है। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर किसे है? जैमी। क्यों? क्योंकि ये एक गलत फैक्ट्स है। तो हम इसको क्या लगाएंगे? 68.A। पेशेंट किसी और के बारे में गलत फैक्ट्स बनाए, तो उसमें हम जो कोड लगाते हैं वो लगाते हैं 68.A, suspicious disorder based on another। जब पेशेंट खुद के बारे में गलत फैक्ट्स बनाता है, तो उसमें लगाते हैं F68.1। 1 मीन जब कंप्लीट कर ले बाद में, अभी यहाँ पे मैरी है, मैरी को तो कोई डिसऑर्डर नहीं है रिलेटेड साइकोलॉजिकल कंडीशन। तो इस केस में हम मैरी के लिए क्या करेंगे? मैरी के लिए हम कोड करेंगे असॉल्ट। क्यों? कि मेरे साथ क्या हो रहा है? असॉल्ट हो रहा है, गलत दवा खिलाई जा रही है। अब पता था कि जब भी कोई पेशेंट को गलत मेडिसिन खिलाए तो हम असॉल्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे असॉल्ट हो रहा है मैरी के साथ, तो मैरी के लिए आप असॉल्ट कोड करेंगे। जैमी के लिए F68.A यूज करेंगे। अगर जैमी अपने लिए फैक्ट्स बनाती तो उसमें F68.1 करते हैं। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? एक बार सी वाला रीड करना प्लीज। कर लिया?
प्रॉक्सी प्रॉक्सी में भी एक ही कोड जाएगा, बट अलग अलग पेशेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट जाएगा, क्योंकि बाय प्रॉक्सी है तो यहाँ पे दो पेशेंट्स हो गए, तो एक मैरी हो गई एक जैमी हो गई, तो जैमी के लिए आप F68A लोगे और जो मैरी है उसके लिए हम असॉल्ट का कोड करेंगे। आकाश कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं डिमेंशिया। डिमेंशिया के जो हमारे पास कोड अवेलेबल हैं वो स्टेज के अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो जोन सी भी स्टेज है आप उसके अकॉर्डिंग कोड ले लोगे, अगर मेंशन नहीं है तो अनस्पेसिफाइड स्टेज लेनी है। जो डिमेंशिया की स्टेज है वो खुद से डिसाइड नहीं करनी है, हम सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइडर की डॉक्यूमेंटेशन पे ही स्टेज को डिटरमाइन करेंगे। तो स्टेज खुद से डिसाइड नहीं करनी। अगर डॉक्यूमेंटेशन में नहीं लिखा कि कौन सी स्टेज है तो क्या करेंगे, अनस्पेसिफाइड सिवियरिटी। अगर पेशेंट एडमिट हुआ है एक स्टेज के साथ और उसकी सिवियरिटी लेवल हाई हो गई है, प्रोग्रेस हो गई है, तो हम हाईएस्ट लेवल ही कोड करेंगे। अगर माइल्ड से मॉडरेट हो गया है तो सिर्फ मॉडरेट वाला ही कोड जाएगा। डी वाला एक बार रीड करो फटाफट से।